वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से एक बार बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए। फिर हम आज की बच्चों एक बेहतरीन क्लास को जो है आपके सामने पेश करना चाहेंगे। बच्चों जल्दी से आप मुझे बता दीजिए बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बाकी एमजे सर आपका जो है तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स बाय एमजे स्टार सर। बच्चों इस चीज को आप रियलाइज कर पा रहे होंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं है बच्चों ना, मेहनत में कोई कमी नहीं है बच्चों। 100% बच्चों यहां पर हम एनसीईआरटी को लेकर जो है डिस्कशन करेंगे और इतनी मेहनत से बच्चों आपके लिए लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके मेन एग्जाम का जो एक क्वेश्चन है बच्चों, वो शायद हमारे जो है इस वाले जो है पोर्शन से जरूर निकलेगा बच्चों। जैसा आप चाह रहे थे बच्चों वही मेहनत यहां पर चल रही है। देखिए आप कोई पीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो वादा किया था ना बच्चों सीडब्ल्यू ने, उसको हम निभा रहे हैं बच्चों, कोशिश पूरी कर रहे हैं। ऑफलाइन की दुनिया एज इट इज जो है ऑनलाइन में हम सभी बच्चों को देना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों आज की जो क्लास है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान सुनिए बच्चों। हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों आपके टेस्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल जो है बच्चों आपका माइनर टेस्ट है 14 दिसंबर को। टेस्ट का सिलेबस मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, इवोल्यूशन पूरा आ रहा है, बैक पोर्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा आ रहा है बच्चों, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है। ये आपके माइनर टेस्ट का सिलेबस है। पढ़ाई को लेकर बच्चों बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो तो आप छोटे हैं इसलिए आपको बताना पड़ता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं भी बताएं तो भी आप इस चीज को महसूस कीजिए बच्चों, रियलाइज कीजिए बहुत मेहनत चल रही है। हम आपको समय दे रहे हैं, हम आपको मेहनत दे रहे हैं, आप हमें रिजल्ट दीजिएगा बच्चों ना, इसी चीज पर हम काम करना चाह रहे हैं। तो बच्चों टेस्ट का सिलेबस जो है वो तो पूरा हो चुका है ना बच्चों, टेस्ट का सिलेबस तो हो चुका है। इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों अब 12th क्लास की जूलॉजी का एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चों। बच्चों पिछली क्लास में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, सुनिए। बच्चों एनसीईआरटी ने बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे और आपकी जूलॉजी का सिलेबस बहुत टाइम से जो है एमजे सर कंप्लीट करेंगे, ये वादा रहा बच्चों, आप ध्यान सुनिए। और इस सोच के साथ बैठे कि क्लास में मैक्सिमम चीजें आपको याद भी होनी चाहिए बच्चों ना। आराम से पढ़ते हैं, सुनिए। चैप्टर था बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपके पास एनसीईआरटी इस समय खुली हुई है बच्चों, इस टॉपिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नीट का जो क्वेश्चन है बच्चों वो एनसीईआरटी के बाहर ऑलमोस्ट नहीं जाता इस टॉपिक से, तो आप एनसीईआरटी को अपने सामने रखिएगा। मैं एनसीईआरटी के एक एक शब्द को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। समय कीमती बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं, सुनिएगा। बच्चों हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने शुरू किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं फिर से। एनसीईआरटी ने सबसे पहले बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, सोशल हो। रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट्स है बच्चों, उन सभी एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना वो कहलाता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई भी देश क्या चाहता है, उस देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने चाहिए। अपने देशवासियों को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने की सोच को जहन में रखते हुए बहुत सारे देशों ने टाइम टू टाइम एक्शन प्लान और प्रोग्राम लॉन्च किए। उसमें से बच्चों सबसे पहले एक्शन प्लान लॉन्च करने वाले देशों में भी सबसे पहला देश जो है वो हमारा हिंदुस्तान रहा। याद कीजिए 1951 के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। समय के साथ साथ बच्चों इसके एस्पेक्ट्स बदलते चले गए और आज ये प्रोग्राम किस नाम से चलते हैं? आरसीएच के नाम से। याद कीजिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के क्या मकसद हैं? इनके दो मकसद हैं। रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं
उन एस्पेक्ट्स में अपने हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को जो है अवेयरनेस पहुंचाना, और साथ ही साथ उनको रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनमें उनको कोई परेशानी होती है तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। याद कीजिए, अवेयरनेस पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें टीचर्स का, पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्कूल में जो है सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसटीडीज जो होती हैं उनके बारे में पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हिंदुस्तान की जनता को हम अवेयर कर ही रहे हैं। पर सिर्फ अवेयर करने से काम नहीं चलेगा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो टाइम टू टाइम उनके लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटीज भी लॉन्च की जाती हैं। और उसी सीक्वेंस में एक बेहतरीन फैसिलिटी जो लॉन्च की गई है वो है बच्चों एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस याद कीजिए बच्चों कि 14th टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हम जो है एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में हमें डेवलपिंग फीटस के सेल्स भी मिलते हैं, उसके कुछ मेटाबॉलिक केमिकल्स भी हमें मिलते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज करके हम उस पैदा होने वाले बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा नहीं होगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। हम उस फीटस की सर्वाइबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं, और बच्चों हम जो है सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपको बताए सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो एप्लीकेशन है एमनियोसेंटेसिस का, वो बैन कर दिया गया है टू डिक्रीज द इंक्रीज मेनेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन बता दी बच्चों, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का गलत इस्तेमाल होने लगा था सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो बच्चों फीमेल फीटस की मृत्यु के, फीमेल फीटस की हत्या का जो खतरा है वो बढ़ने लगा था। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बच्चों, एंटायर एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन नहीं किया गया है। एमनियोसेंटेसिस का सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो एप्लीकेशन है उसको जो है लीगली बैन किया जा चुका है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बेहतरीन प्रोग्राम चल रहे हैं, पर लोग जो हैं अब वो ज्यादा हेल्दी होने लगे थे, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव होने लगी थी। तो इसका बच्चों कहीं ना कहीं नुकसान हो गया है, जीने लगे हैं पहले से ज्यादा, मरने लगे हैं पहले से कम। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हेल्दी हो जाएंगे, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगी, तो जो इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है वो कम हो गई थी, और रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी थी। तो इसका एक नुकसान देखने को मिला बच्चों, अलार्मिंग सिग्नल जो है हमें पॉपुलेशन पर देखने को मिला। पॉपुलेशन को लेकर मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे, जैसे पूरी दुनिया की हम बात करें 1900 के अंदर जो है 2 बिलियन है, 2000 आते आते रॉकेट की तरह 6 बिलियन हो गई, और 2011 में बच्चों 7.2 बिलियन हो गई। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आजादी के आसपास जहां पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, 2000 आते आते बच्चों वो जो है 1.1 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, और 2011 आते आते बच्चों वो 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई। बहुत फ्लो चार्ट को समझे बच्चों, क्या सीक्वेंस में, क्या स्मूथली जो है एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को एमजे सर कनेक्ट कर रहे हैं। बस आपको उनको एक बार पढ़कर देखना होगा। तो पॉपुलेशन जो है बच्चों वो अलार्मिंग सिग्नल देने लगी थी बच्चों, पॉपुलेशन जो है वो अलार्मिंग सिग्नल देने लगी थी बच्चों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो रिसोर्सेज जो है वो कम होने लगेंगे। जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा शेल्टर के लिए, फूड के लिए, मीटिंग पार्टनर के लिए। तो सरकार के जो है बच्चों स्लोगन्स बदलने लगे थे। याद कीजिए, हम दो हमारे दो, ऐसे कुछ स्लोगन्स आने लगे थे। पर यहाँ पर बच्चों पता है हिंदुस्तान है, हमें यहाँ पर डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को आप जो है कोइटस करने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, संभोग करने से रोक तो नहीं सकते। तो कम से कम उन्हें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड कर दीजिए जिससे वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, और उसके बावजूद भी जो है प्रेगनेंसी ना हो। बेटा ऐसे मेथड्स जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बच्चों मैं आपको बताकर गया था, इस चैप्टर के अंदर जो है 4 सब टॉपिक्स आते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर बच्चों 4 सब टॉपिक्स आते हैं। एक आता है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक आता है एमटीपी, एक है इनफर्टिलिटी, और एक है बच्चों एसटीडी, ऐसा कुछ। इसमें समझने वाले जो है बच्चों वो दो हैं, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और एक जो है वो इनफर्टिलिटी है। अगर आप इत्मीनान से सुनेंगे तो जो हो सकता है कि एक लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए, पर ये टारगेट नहीं है बच्चों, दिमाग में टारगेट नहीं है कि एक लेक्चर में पूरा करना है। टारगेट ये है
हर एक बच्चे को ध्यान से सुनना है, समझना है, याद होना चाहिए, एनसीईआरटी रिवाइज होनी चाहिए। फिर अगर एक लेक्चर में हो रहा होगा तो कर लेंगे, नहीं हो रहा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे बच्चों ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स आते हैं। मुझे बताओ, जल्दी से बता दीजिए कि आप तन और मन के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए बच्चों। फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों। एनसीईआरटी को जो है हम ऑलमोस्ट यहां पर लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सामने एनसीईआरटी रखिएगा बच्चों, मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा, चेक करते जाइएगा, और बाद में बच्चों आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस पोर्शन को रिवाइज कर पाएंगे। चलिए बच्चों, आज के इस बेहतरीन क्लास को जो है अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल तन और मन के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने एमजे स्टार सर के साथ जुड़ जाइए। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा बच्चों, पर कोशिश करेंगे रिपीटिशन कम से कम हो। एक एक वर्ड में आपके सामने पेश करूंगा। चलिए बच्चों ना सुनिए। बच्चों एक बात तो कंफर्म है कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो हमें जो है, हम लोगों को बच्चों कोइटस करने से, हम उनको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, संभोग करने से तो रोक नहीं सकते। तो कुछ ऐसे मेथड्स जो हैं वो डेवलप करने चाहिए जिससे कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, पर उसके बावजूद भी जो फीमेल पार्टनर है वो कंसीव ना करे। बच्चों मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, कंसीव। बच्चों आम भाषा में कंसीव का मतलब होता है इम्प्लांटेशन हो जाना, या फिर आम भाषा में हम कहते हैं प्रेगनेंसी हो जाना, दैट्स इट। जैसे आम भाषा में कहते हैं ना कि यार उन्होंने जो है बच्चा कंसीव कर लिया है, तो समझिएगा कंसीव करना कह दीजिए या कंसेप्शन कह दीजिए, उसका मतलब तो होता है बच्चों कि गर्भ ठहर चुका है, या फिर हम कहेंगे आम भाषा में प्रेगनेंसी हो गई है। तो बेटा कंसीव करना, मैं आपको अभी टॉपिक का हेडिंग समझा रहा हूं बच्चों। कंसीव करना कह दीजिए या कंसेप्शन कह दीजिए, उसका मतलब तो होता है बच्चों प्रेगनेंसी हो जाना। तो हमें तो पब्लिक को कुछ ऐसे मेथड्स बताने हैं जिससे कंसीव ना हो पाए, जिससे कंसेप्शन ना हो पाए। तो हम कंसेप्शन को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले मेथड्स पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्शन को यानी कि प्रेगनेंसी के अगेंस्ट काम करने वाले मेथड्स हम पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों आज जो है इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब समझिए, कोई भी ऐसा मेथड, लैंग्वेज को समझिए, कोई भी ऐसा मेथड जो कि बच्चों कंसेप्शन के कॉन्ट्रा काम करता है, ऐसा कुछ। वापस समझा रहा हूं बच्चों, कंसीव करने का मतलब क्या होता है, कंसेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी हो जाए। पर हमें तो ऐसे मेथड्स बताने हैं पब्लिक को जिससे कि कंसीव ना कर पाए, जिससे कि कंसेप्शन ना हो पाए, ऐसा कुछ। तो देखिए बच्चों, ऐसे मेथड्स जो हमें कंसेप्शन के खिलाफ मदद करेंगे, यानी बेटा कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, कंसेप्शन का मतलब हो गया प्रेगनेंसी। तो ऐसे मेथड्स जो कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। बेटा कंसेप्शन का मतलब तो होता है प्रेगनेंसी हो जाना, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होना। तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा मेथड जो हमें कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे, या फिर मैं कहना चाहूंगा कोई भी ऐसा मेथड जो कंसेप्शन होने से, जो कंसीव करने से या फिर प्रेगनेंसी से रोकेगा, जो हमें कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, उसे बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब समझ में आ गया बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हिंदी में कहा जाता है गर्भ निरोधक मेथड से बच्चों। यानी समझिए, वापस बोल रहा हूं, इस चैप्टर में बच्चों हमें 4 सब टॉपिक पढ़ने। देखिए आपको पता है कल वाले आपके टेस्ट में ये टॉपिक नहीं आ रहा बच्चों, तो मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूं, आप क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए। क्लासेस के बाद बच्चों फिर आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए, टेस्ट में मार्क्स लेकर आइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए बच्चों। तो आज की क्लास जो है, क्लास के बाद आपको रिवाइज ना करनी पड़े, क्लास में ही याद हो जाए, तो मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ाना चाहता हूं। सुनिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर 4 सब टॉपिक आएंगे। पहला सब टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब समझ में आ गया, कोई भी ऐसा मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे, कोई भी ऐसा मेथड जो कंसेप्शन के अगेंस्ट काम करे, कोई भी ऐसा मेथड जो प्रेग्नेंट होने से रोकेगा, उसे कहा जाएगा बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब एक चीज समझिए बच्चों,
अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कपल को सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना ही है बेटा, कपल को जो है संभोग तो करना ही है, कपल को जो है कोइटस तो करना ही है, कपल को जो है सेक्स तो करना ही है। आप समझिए बच्चों, अगर कोई कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं रहा है तब तो प्रेगनेंसी नहीं होगी ना। तो ये बात तो कंफर्म है बच्चों। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या मकसद है? कंसेप्शन नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये मेथड्स तब यूज करेंगे जब कोइटस तो करना होगा। बेटा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करना है तब तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो कोई से भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है बच्चों कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है पर ऐसे मेथड्स के साथ करना है कि कोइटस भी हो जाए लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। ये कंफर्म हो गया बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा पर ऐसे मेथड्स को यूज करते हुए किया जाएगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो अचीव नहीं होगी। ये कंफर्म बात है। तो वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? कोई भी ऐसा मेथड जो प्रेग्नेंट होने से रोकेगा फीमेल को, उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये तो कंफर्म हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले बताओ बच्चों, आइडियल कुछ भी नहीं होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों फेल हो सकता है। 100% गारंटी तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बेस्ट कहना चाहते हैं, आइडियल कहना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बच्चों मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज एज इट इज बोल रहा हूं, वापिस बोलता हूं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? एक एक बच्चा क्लास में याद करेगा ना। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है, कोइटस तो करना है, सेक्स तो करना है, संभोग तो करना है, पर ऐसे मेथड्स को यूज करते हुए करना है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो कोई भी ऐसा मेथड जो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकेगा उसे कहा जाएगा बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दूसरा, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वन बाय वन बोलता हूं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों इजीली अवेलेबल होना चाहिए। बेटा वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करना चाहते हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ। दूसरा बच्चों, वो इजीली तो अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। बच्चों जिस चीज के लिए हम उसको यूज करना चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो कम से कम वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रेगनेंसी को रोकना भी तो चाहिए। पता चला कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया और उसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं प्रेगनेंसी हो जाती है, वो मेथड काम नहीं करेगा, इसका मतलब वो मेथड इफेक्टिव नहीं है। बच्चों मैं एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर आप उसको आइडियल कहना चाहते हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो बच्चों वो इफेक्टिव होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बेटा अगर आप उसको आइडियल कहना चाहते हो, कोशिश कीजिए, याद कीजिए बच्चों, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बेटा वो जो है इफेक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों वो यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए कि जिसको वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है उसको उस मेथड को यूज करना भी तो आना चाहिए, यानी वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होगा जिसके साइड इफेक्ट या तो ना हो और अगर हो तो बहुत कम होने चाहिए। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के या तो नो साइड इफेक्ट या फिर लिस्ट साइड इफेक्ट हो, ऐसा कुछ। बेटा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होगा जो यूजर की जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल डिजायर है, उसके साथ किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करे। पता चला बच्चों कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आज यूज किया पर उसको यूज करने के बाद मान लेते हैं सेक्स करने की जो डिजायर है वो ही खत्म हो जाए, तो बेटा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल नहीं माना जाएगा। बेटा समझिए, अगर सेक्स करने की इच्छा ही मर जाएगी तो फिर प्रेगनेंसी की बात ही नहीं होगी, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या फायदा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा है कोई कपल, इसका मतलब है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहा है, उसके बावजूद वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है। ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों। एक और पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है अगर वो आइडियल है तो बेटा वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक्टिविटी है उसमें जो है किसी भी तरह से जो है इंटरफेयर कॉज नहीं करना चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो बच्चों उसमें रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है जब तक उस मेथड को यूज किया जा रहा है तब तक प्रेगनेंसी ना हो, पर जब उस मेथड को यूज करना बंद कर दें तो उसके बाद फीमेल अगर प्रेग्नेंट होना चाहे तो फिर वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। तो बच्चों वापस से बोल रहा हूं, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड?
सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है, कोइटस तो करना है, संभोग तो करना है, सेक्स तो करना है, पर ऐसे मेथड्स को यूज करते हुए करना है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो कोई भी ऐसा मेथड जो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकेगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक एक वर्ड मैंने एनसीईआरटी के बोले बच्चों। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए, वो उस यूजर की जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसमें किसी भी तरह से उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, उसमें रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना। अब चलिए बच्चों आज की बेहतरीन क्लास शुरू करता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मकसद क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मकसद है प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए बच्चों, अगर हमें फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकना है तो उसमें हम अलग अलग तरीके से रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मान लेते हैं कि ओवुलेशन रोक दिया जाए। सोचिए अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो स्पर्म ओवम की मुलाकात ही नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बेटा मकसद है हमें प्रेग्नेंट होने से रोकना है, तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना बच्चों। अगर आपने ओवुलेशन रोक दिया तो भी तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अगर आपने मान लो बच्चों स्पर्म की हत्या करवा दी तो भी तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अगर आपने स्पर्म ओवम की मुलाकात नहीं होने दी, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया, तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। या फिर लास्ट बच्चों अगर आपने इम्प्लांटेशन नहीं होने दिया तो भी तो बच्चों प्रेगनेंसी रुक जाएगी। एक चीज समझिए, अगर इम्प्लांटेशन हो गया फिर तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई है ना। उसके बाद बच्चों हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात नहीं करेंगे, उसके बाद तो फिर हम एमटीपी की बात करेंगे, एबॉर्शन की बात करेंगे। बेटा समझिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या मकसद है, प्रेग्नेंट होने तक रोकना है। इसका मतलब लास्ट से लास्ट हम इम्प्लांटेशन तक को रोकना चाहते हैं। एक बार अगर इम्प्लांटेशन हो गया इसका मतलब तो बच्चों प्रेगनेंसी आ चुकी है। उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात नहीं करेंगे, उसके बाद तो फिर हम एमटीपी की बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे, एबॉर्शन की बात करें। तो वापस से बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा मेथड, बार बार बोल रहा हूं बच्चों ना, कोई भी ऐसा मेथड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है पर उसके बावजूद फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकेगा, वो कहलाते हैं बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको प्रेग्नेंट होने से रोकना है तो अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है बच्चों। अगर ओवुलेशन रोक दें, अगर हम स्पर्म की हत्या कर दें, अगर मान लेते हैं हम सर्विक्स का जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर दें, ऐसा कुछ कर दें कि स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए। इसका मतलब बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मकसद है फाइनली फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकना है, और उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि कौन सा मेथड किस तरह से काम करता है यह आपको याद होना चाहिए। तो चलिए बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आज हम पढ़ना चाहते हैं क्या क्या। जैसे बच्चों एक हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, एक हम पढ़ेंगे बच्चों बैरियर मेथड, एक हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड, एक हम पढ़ेंगे हार्मोनल मेथड, एक हम पढ़ेंगे आईयूडीज, और एक हम पढ़ेंगे बच्चों परमानेंट मेथड, टर्मिनल मेथड। तो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर ये सभी मेथड्स हम यूज करेंगे। लैंग्वेज एनसीईआरटी की बोलूंगा, एनसीईआरटी सामने रखेंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अंडरलाइन करके उसको रिवाइज करते जाएंगे। तो पहला मेथड चलिए आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, दैट इज नेचुरल मेथड। क्लास में ही याद हो जाएगा, सुनिए बेटा। नेचुरल मेथड नाम से पता चल रहा है यूजर को बिल्कुल नेचुरल रहना है, बिल्कुल प्राकृतिक रहना है। इसका मतलब ये बच्चों बॉडी के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नाम से पता चल रहा है बच्चों नेचुरल मेथड है। इसका मतलब क्या है, हमें बिल्कुल नेचुरल रहना है। इसका मतलब क्या है, ना तो हम अपनी बॉडी पर कोई डिवाइस अटैच करेंगे और ना ही हम कोई मेडिसिन कंज्यूम करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, समझिएगा नेचुरल मेथड का क्या मतलब है, हमें बिल्कुल नेचुरल रहना है। मतलब हमें अपनी बॉडी पर ना तो कोई डिवाइस अटैच करना है, ना ही हमें किसी मेडिसिन को कंज्यूम करना है। हम जैसे हैं वैसे हमें रहना है, बिल्कुल नेचुरल रहते हुए हमें प्रेगनेंसी को रोकना है। एक बात तो कंफर्म बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है। बेटा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर रहे हैं तब तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं समझा चुका हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है पर उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, तब हम बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, पहला आता है बच्चों नेचुरल मेथड, वेरी इजी। नेचुरल मेथड का क्या मतलब है, हमें 100% नेचुरल रहना है। इसका मतलब यह है ना तो कोई डिवाइस बॉडी पर अटैच करेंगे, ना किसी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे। और आप सोचिए बच्चों, जब बॉडी पर कोई डिवाइस ही अटैच नहीं करेंगे
कोई दवाई खानी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, यहां पर हम कोई डिवाइस अटैच नहीं करेंगे, बिल्कुल नेचुरल रहना है, कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी है। तो इस मेथड में बच्चों जो है साइड इफेक्ट जो है वो निल होते हैं या फिर लिस्ट होते हैं। पर समझिए बच्चों, इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? चांसेस ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा हैं। यानी समझिए बच्चों, एज सच कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा, पर जिस चीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं वही हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बच्चों। यानी कि यहां पर चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा हैं। अब समझिएगा, नेचुरल मेथड का क्या मतलब है, वापस बोल रहा हूं, क्लास में याद होना चाहिए, हमें बिल्कुल नेचुरल रहना है। पहले तो एक चीज समझिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। अब नेचुरल मेथड का क्या मतलब बच्चों, बिल्कुल नेचुरल रहना है, कोई डिवाइस अटैच नहीं करनी है, कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी है। तो एक बात तो कंफर्म है, लीस्ट साइड इफेक्ट्स या फिर निल साइड इफेक्ट्स। तो बेटा यहां पर चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो ज्यादा है। अब इसको आप समझिएगा बेटा, नेचुरल मेथड क्या करता है? नेचुरल मेथड का मकसद है कुछ ऐसा कैलकुलेशन कीजिए, कुछ ऐसी, क्योंकि आपको कोई डिवाइस तो लगानी नहीं है, कोई मेडिसिन खानी नहीं है, तो करना क्या है, हम दिमाग में बस कैलकुलेशन बिठाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म बिठाएंगे कि नेचुरली स्पर्म और ओवम की मुलाकात को रोका जाए। क्योंकि याद कीजिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब स्पर्म और ओवम जो है वो साथ में जो है कहां पहुंचेंगे, एम्पुलर रीजन में। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, नेचुरल मेथड क्या करना चाहता है? नेचुरल मेथड जो बच्चों ये स्पर्म और ओवम की मुलाकात को रोक देगा। और सोचिए बेटा, अगर आपने स्पर्म ओवम की मुलाकात रोक दी, इसका मतलब हम क्या रोक रहे हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन रोक रहे हैं। पर एक चीज समझिए, यहां पर स्पर्म ओवम की मुलाकात को रोकेंगे पर कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे बच्चों, कोई डिवाइस नहीं लगानी है, तो क्या करेंगे, तिकड़म लगाएंगे, यानी बच्चों कैलकुलेशन करेंगे और कुछ ऐसी कैलकुलेशन बिठाएंगे कि स्पर्म ओवम की मुलाकात ना हो पाए। ये तो कंफर्म है। अब बच्चों, नेचुरल मेथड्स के अंदर जो है 3 मेथड्स आते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, एज इट इज एनसीईआरटी है। नेचुरल मेथड्स में 3 मेथड्स आते हैं बच्चों, एक आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक आता है बच्चों विड्रॉल मेथड, और एक आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। बेटा ऑलमोस्ट मैं आपको इनके लॉजिक समझा चुका हूं, अब जल्दी से कवर करते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब समझिए बच्चों, याद कीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था डे ऑफ ओवुलेशन से 4 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये जो पीरियड है बच्चों ये अनसेफ पीरियड होता है। याद कीजिए, ये अनसेफ पीरियड होता है, ये रिस्क पीरियड होता है, ये फीमेल का बेटा फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय ओवुलेशन के चांसेस हैं, इस समय बेटा जो है प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो एक चीज समझिए, हमें पता चल गया बच्चों कि 10 से लेकर 17, याद कीजिए बेटा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। अगर मान लेते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, तो डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन -14 यानी 28 -14 यानी 14, यानी 14th डे ओवुलेशन हो रहा है, तो उससे 4 दिन पहले यानी कि 10 और 3 दिन बाद यानी कि 17। तो हमें पता चल गया बच्चों कि 10 से 17 का ये जो पीरियड है, हमें पता चल गया बच्चों कि 10 से 17 का ये जो पीरियड है ये तो अनसेफ पीरियड है, ये रिस्क पीरियड है, ये जो है फर्टाइल पीरियड है। तो जब हमें पता चल गया कि यार ये रिस्क पीरियड है, ये वो पीरियड है जब चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पीरियड के अंदर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अपने आप को एब्सटेन कर लेंगे, यानी कि रोक लेंगे। यानी बच्चों बस इन दिनों में जो है हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। और सोचिए, इन दिनों में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर बाकी पीरियड्स के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो भी जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी। बेटा एनसीईआरटी सामने रखेंगे, क्लास में याद करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ना तो कोई मेडिसिन कंज्यूम की है, ना ही बॉडी पर कोई डिवाइस लगाया है, बस कैलकुलेशन बिठाई है, बस तिकड़म बिठाया है कि हाँ यार 10 से 17 जो है, अरे पूरा महीना मिलता है, तो 10 से 17 हमें पता है कि यार ये अनसेफ पीरियड है, ये रिस्क पीरियड है, ये फीमेल का फर्टाइल पीरियड है। तो बस क्या करना है, इस पीरियड के अंदर अपने आप को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से हमें एब्सटेन करना है, रोकना है। तो बस इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, बाकी दिनों में कर लेंगे, तो हमारी जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से अपने आप को एब्सटेन करना, रोकना, वो कहलाता बच्चों पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। यानी अनसेफ पीरियड में आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं क्लास में याद हो गया। दूसरा समझिए बच्चों, नाम है उसका विड्रॉल मेथड। अब विड्रॉल मेथड को समझिए,
बेटा ये जो विड्रॉल मेथड है ये मेल पार्टनर के लिए हम यूज करते हैं, समझिएगा। बेटा वर्ड याद कीजिए, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन। अगर सीमेन मेल की बॉडी के बाहर निकल रहा है तो उसे हम इजैकुलेशन कहते हैं, पर अगर वो इजैकुलेशन फीमेल की बॉडी में हो जाए, सीमेन अगर फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, उसी इजैकुलेशन को हम इंसेमिनेशन कह सकते हैं। और समझिएगा बच्चों, मेल पार्टनर को इजैकुलेशन से पहले पता चल जाता है। बेटा मेल पार्टनर को पता चल जाता है कि यार मेरा जो है इजैकुलेशन होने वाला है, तो मान लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, तो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन अगर मेल पार्टनर पेनिस को फीमेल पार्टनर की वेजाइना से बाहर निकाल ले, विड्रॉ कर लेगा, तो समझिए बच्चों इंसेमिनेशन नहीं होगा। और अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म ही नहीं गए हैं, तो ओवम तक कोई पहुंचेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो समझिए बच्चों, चलते कोइटस में, बेटे एक चीज को समझिएगा, चलते कोइटस को बीच में इंटरप्ट कर दिया गया है, उसी को कहा जाता है कोइटस इंटरप्टस। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन मेल पार्टनर पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर लेगा। इससे क्या होगा बच्चों, इंसेमिनेशन जो है वो नहीं होगा, और जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या नहीं होगी बच्चों, प्रेगनेंसी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। पर बेटा समझिएगा यहां पर चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हैं, माना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है पर चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा हैं। जैसे बेटा पहला जो मेथड है वो कैलकुलेशन पर चल रहा है कि हाँ यार 10 से 17 के बीच में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, पर समझिएगा बच्चों एक पर्टिकुलर फीमेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन हर महीने फिक्स रहे जरूरी थोड़ा ना बच्चों, प्रैक्टिकल दुनिया में थोड़ा अलग चलता है। जैसे इस महीने 28 दिन की है तो हो सकता है अगले महीने 26 दिन की हो जाए, हो सकता है उसके बाद वाले महीने 32 दिन की हो जाए। बेटा तो ये अनसेफ पीरियड की जो रेंज है ये चेंज हो जाएगी, और बेटा अगर ये चेंज हो गई कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, और कैलकुलेशन बिगड़ गई तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है ना। यानी मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों कि माना कि यहां कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, माना कि कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, माना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, पर कैलकुलेशन जैसे ही बिगड़ेगी चांसेस ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा होते हैं। क्लास में समझ आ गया बच्चों, चलिएगा नेचुरल मेथड में अगला आता है बच्चों लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों, याद कीजिए कि डिलीवरी के जो है, जैसे मान लेते कोई फीमेल है उसने अभी बच्चे को डिलीवर किया है, तो बेटा डिलीवरी के बाद याद कीजिए उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई होता है, और प्रोलैक्टिन जो है बेटा ये जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। यानी समझिए डिलीवरी के बाद की बात कर रहे हैं बच्चों, डिलीवरी के बाद एक फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, और याद कीजिए प्रोलैक्टिन ज्यादा है ऑक्सीटोसिन ज्यादा है, इसका मतलब वो मिल्क का सिंथेसिस तो कर रही है, वो जो है मिल्क फीड तो कर रही है, यानी उस फीमेल में लैक्टेशन तो हो रहा है। पर बेटा प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो जीएनआरएच कम हो जाता है, और सोचिए जीएनआरएच कम है तो एफएसएच एलएच कम हो जाएगा, और सोचो अगर एफएसएच एलएच कम है तो फॉलिकुलर जेनेसिस नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना वो कहलाता है बच्चों एमिनोरिया। यानी समझिएगा कि डिलीवरी के बाद फीमेल में लैक्टेशन तो हो रहा है पर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, और सोचिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो कोई ओवुलेशन नहीं हो रहा है, कोई एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो उस समय अगर स्पर्म चला भी जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो बेटा ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। पर इसका भी ड्रॉबैक है बच्चों, लैक्टेशनल एमिनोरिया एट द मैक्स जो है बच्चों 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी तक काम करता है बच्चों, क्योंकि उसके बाद जो है फिर प्रोलैक्टिन का लेवल कम होने लग जाएगा, जीएनआरएच आने लग जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लग जाएगी। यहां पर बच्चों हम थ्योरेटिकली जो है बातें कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं क्लास में याद हो रहा है। कोई भी ऐसा मेथड जो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकता है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसमें पहला मेथड है बच्चों वो है नेचुरल मेथड, उम्मीद करता हूं याद हो गया। नेचुरल मेथड मतलब बिल्कुल नेचुरल रहना है, कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी है, कोई डिवाइस नहीं लगाना है, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। पर बेटा यहां पर आप स्पर्म ओवम की मुलाकात को रोक रहे हो तिकड़म बिठाकर, कैलकुलेशन बिठाकर, और कैलकुलेशन जैसे ही बिगड़ेगी प्रेगनेंसी हो जाएगी। यानी समझिएगा साइड इफेक्ट तो नहीं है पर चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये होते हैं बच्चों नेचुरल मेथड। क्लियर हो गया बच्चों। अगला जो मेथड है वो है हमारा बैरियर मेथड। अब बेटा बैरियर का मतलब समझिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों बैरियर मेथड का भी सेम फंक्शन है। बैरियर मेथड भी क्या करता है बच्चों, ये स्पर्म और ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोकेगा। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, जैसे कि नेचुरल मेथड का क्या मकसद है, ऐसी कुछ कैलकुलेशन बिठाओ कि स्पर्म ओवम की मुलाकात ही ना हो। पर समझिएगा बच्चों जो बैरियर मेथड है उसका भी सेम कंसेप्ट है, ये भी स्पर्म ओवम की फिजिकल मुलाकात को रोकेगा, पर यहां कोई कैलकुलेशन नहीं बिठानी है। यहां पर बच्चों हम जो है
डिवाइस को यूज करेंगे, यहां पर हम बैरियर को यूज करेंगे। इसका मतलब यहां पर अब कोई कैलकुलेशन नहीं है। भले ही 10 से 17 के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, पर यहां पर बच्चों हम कोई डिवाइस यूज कर लेंगे, बैरियर को यूज कर लेंगे। और सोचिए अगर मान लेते हैं बैरियर अगर यूज हो गया बच्चों, अगर बैरियर यूज हो जाएगा तो स्पर्म ओवम की मुलाकात नहीं होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। यानी एक चीज समझेगा बच्चों, नेचुरल मेथड भी स्पर्म ओवम की मुलाकात को रोकता है, पर यहां पर हम कैलकुलेशन बिठाकर, तिकड़म बिठाकर ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि स्पर्म ओवम की मुलाकात ना हो सके। यहां बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं बिठानी है, यहां कोई जुगाड़ नहीं बिठाना है। भले से ही रिस्क पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, पर यहां पर बच्चों हम बैरियर को यूज करेंगे, यहां पर हम डिवाइस को यूज करेंगे, और वो जो डिवाइस है वो स्पर्म ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोकेगा। तो बेटा अगर स्पर्म ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोक दिया जाएगा, यानी ये मेथड भी क्या रोकता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन रोकेगा, ऐसा कुछ ना। अब बेटा बैरियर मेथड में क्या क्या आते हैं, 4 चीजें आती है, ध्यान सुनिएगा। बैरियर मेथड बेटा एक तो हम कॉन्डम्स की बात करते हैं, यहां पर हम डायफ्राम की बात करते हैं, सर्वाइकल कैप की बात करते हैं, और वॉल्ट की बात करते हैं। अब पहले तो कुछ चीजों को समझिए बच्चों। बैरियर मेथड जो है वो प्री कॉइटस यूज करेंगे या पोस्ट कॉइटस? जाहिर सी बात है बच्चों, प्री कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इनको यूज किया जाएगा, बाद में नहीं। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्डम की, समझिएगा, किसी पर्टिकुलर इंसान की इच्छा हो तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कॉन्डम को वियर कर सकता है। बेटा यहां पर पर्सनल इच्छा की बात नहीं चल रही है। हम किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में प्री कॉइटस और पोस्ट कॉइटस कहने का क्या लॉजिक है कि उस मेथड को कब यूज करें कि वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कॉन्डम सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर वियर करेंगे तो वो प्रेगनेंसी को रोकेगा। बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद अगर कॉन्डम को पहनेंगे तो फिर वो प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाएगा। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहां पर पर्सनल चॉइस की बात नहीं हो रही है कि सर हम तो ये कॉइटस के बाद भी यूज कर सकते हैं, ये बात नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको प्री कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले और पोस्ट कॉइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कब उसको यूज करें कि वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर दे, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो एक बात तो कंफर्म बच्चों, बैरियर मेथड का क्या मकसद है, स्पर्म ओवम की मुलाकात को रोकना है। तो इसको कब यूज करना होगा बेटा, प्री कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले। अगर आपने बैरियर मेथड यूज किया है तो स्पर्म ओवम की मुलाकात नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, बैरियर मेथड के लिए मैं लिखना चाहूंगा बच्चों, ये प्री कॉइटस जो है तब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करेगा। अब ध्यान सुनिए बच्चों, इसके अंदर जो है 4 चीजें आती हैं। पहली चीज है बच्चों कॉन्डम, एक एक लाइन एनसीईआरटी की सुनिएगा। पहली बात तो जो कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाए जाते हैं। बेटा कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। मेल कॉन्डम की एक फेमस ब्रांड का नाम जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है निरोध, वो हमें याद होना चाहिए। बेटा मैं अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं, एक वर्ड आता है बच्चों फेमिडोम, इसको समझिएगा। बेटा निरोध जो है वो मेल कॉन्डम की ब्रांड का नाम है, फेमिडोम जो है वो फीमेल कॉन्डम के किसी ब्रांड का नाम नहीं है। फीमेल के लिए बनाया गया कोई भी कॉन्डम उसको बच्चों फेमिडोम कहा जाता है, यानी जो फेमिनाइन कॉन्डम्स होते हैं उन्हें फेमिडोम कहा जाता है। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, कॉन्डम पहली बात तो क्या है, बैरियर मेथड है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। मेल कॉन्डम की एक फेमस ब्रांड का नाम याद रखना है, दैट इज निरोध, और फीमेल कॉन्डम्स को बच्चों आम भाषा में फेमिडोम कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी में जो है मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम के जो है रफ फिगर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। अब समझिए बच्चों, कॉन्डम बनता किससे? बेटा कॉन्डम जो है ये लेटेक्स और रबर शीट से बनते हैं। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, अब समझिएगा बच्चों। पहली बात तो कॉन्डम का इस्तेमाल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले करना है। अब समझिएगा बेटा, कॉन्डम पहली बात तो जो है बहुत यूजर फ्रेंडली है, ये जो है सेल्फ एप्लीकेबल होते हैं, सेल्फ इनको जो है अप्लाई किया जा सकता है। अब समझिएगा, मेल कॉन्डम से पेनिस को कवर किया जाता है और फीमेल कॉन्डम से वेजाइना और सर्विक्स को कवर किया जाता है। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए बच्चों, मेल कॉन्डम जो है वो तो पेनिस पर यूज किया जाएगा, जबकि फीमेल कॉन्डम जो है बच्चों वो वेजाइना और सर्विक्स को कवर करेगा। अब समझिए, अगर मान लेते हैं बच्चों कॉन्डम लगा रखा है, इसका मतलब बैरियर है, तो अब अगर मान लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर इजेकुलेशन तब हो जाए जब पेनिस फीमेल की बॉडी के अंदर है, पर अगर बेटा अगर कॉन्डम है तो वो जो इजेकुलेट है वो तो कॉन्डम के अंदर रह जाएगा बच्चों। यानी समझिए, इजेकुलेशन भले तब कर दो जब पेनिस फीमेल की बॉडी के अंदर हो,
पर अगर कॉन्डम पहन रखा है तो वो इजैकुलेशन इंसेमिनेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बेटा कॉन्डम अगर यूज कर रहे हैं, चाहे मेल कॉन्डम हो चाहे फीमेल कॉन्डम बच्चों, तो जो इजैकुलेट है उसको तो कॉन्डम रोक लेगा ना, तो जाहिर सी बात है स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ओवम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? अब समझिएगा बेटा कॉन्डम्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें, कॉन्डम्स जो है पहले बात तो यूजर फ्रेंडली हैं, ये सेल्फ एप्लीकेबल होते हैं, पर कॉन्डम्स जो है ना बच्चों ये डिस्पोजेबल होते हैं। एक बार अगर कोई कॉन्डम यूज हो चुका है उसमें उसके बाद बच्चों उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उनको यूज एंड थ्रो आइटम होते हैं, यानी वो डिस्पोजेबल होते हैं। अब यहां से बच्चों एक असर्शन रीजन निकल कर आता है, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, असर्शन रीजन निकल कर आता है। क्या रीजन आता है? आज के टाइम पे बच्चों कॉन्डम्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कॉन्डम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। क्यों? तो आंसर ये जाएगा बच्चों, कॉन्डम्स जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोवाइड करते ही हैं बच्चों, कॉन्डम्स जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोवाइड करते हैं, पर साथ ही साथ बच्चों ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी तो बचाएंगे। याद कीजिए बच्चों मैंने आपको एड्स में पढ़ाया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एचआईवी का इन्फेक्शन सिर्फ बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से होगा। बेटा यहां पर जो है अगर कॉन्डम पहन रखा है तो सीमेन हो या फिर जो वेजाइनल सिक्रेशन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉन्डम का इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, असर्शन रीजन तैयार होता है। तो रीजन क्या जाएगा कि कॉन्डम बेटा कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ बच्चों कॉन्डम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो कॉन्डम को लेकर बातें हो चुकी है। अब समझेगा बच्चों, बैरियर मेथड में तीन और आते हैं बच्चों, एक है डायफ्राम, एक सर्वाइकल कैप और वोल्ट। पर समझेगा बच्चों कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, पर ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए आती हैं। बेटा ये भी बैरियर मेथड है, फीमेल जो है इनको कोइटस से पहले सेल्फ जो है बच्चों इनको इंसर्ट कर लेती है सर्विक्स वाले रीजन में। एनसीईआरटी बोल रहा हूं बच्चों, कॉन्डम की अगर बात करें, मेल कॉन्डम से पेनिस को कवर किया जाता है, फीमेल कॉन्डम से वेजाइना और सर्विक्स को कवर किया जाता है, और इन तीन चीजों को बच्चों सर्विक्स में फीमेल जो है सेल्फ इंसर्ट कर सकती है। बेटा यहां पर जो नाम है ये इनके शेप के बेस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, मान लेते हैं बच्चों इस तरह से, ये मैं इस तरह से यूट्रस की बात कर लेता हूं, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। अब समझिए बेटा, सर्विक्स में अगर मान लेते हैं एक बैरियर लगा रखा है, बेटा ये डायफ्राम शेप होगा तो डायफ्राम कह देंगे, सर्विक्स में कैप जैसा होगा तो सर्वाइकल कैप कह देंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, कोइटस से पहले यूज करना है, यानी कि ये प्री कोइटस होंगे। अब सोचिए अगर फीमेल ने डायफ्राम लगा रखा है सर्विक्स में, या सर्वाइकल कैप है या फिर वॉल्ट है, अब बेटा अगर यहां इंसेमिनेशन हो भी गया, अगर मान लेते हैं कि सीमेन यहां इजैकुलेट कर भी दिया, तो बेटा यहां पर डायफ्राम लगा हुआ है, सर्वाइकल कैप लगी हुई है, यहां वॉल्ट लगा हुआ है, तो बेटा वो जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो आगे ट्रेवल नहीं करेगा, वो ओवम तक नहीं पहुंचेगा, यानी क्या नहीं होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और एक और चीज समझेगा, इनकी अगर बात करूं बच्चों तो ये रीयूजेबल होते हैं, यानी कॉन्डम्स जो है वो तो डिस्पोजेबल हैं, यूज एंड थ्रो आइटम है, पर बेटा ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट होते हैं ये रीयूजेबल आइटम्स होते हैं। तो वापस से रिवाइज करवाता हूं बच्चों, नेचुरल मेथड का मकसद क्या है, स्पर्म ओवम की मुलाकात को रोकना है, पर यहां कोई डिवाइस यूज नहीं करेंगे, यहां पर टिकड़म बिठाते हैं, कैलकुलेशन बिठाते हैं, तभी तो बेटा कैलकुलेशन बिगड़ती है, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हैं। यहां भी बेटा स्पर्म ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोकना है, पर यहां पर हम डिवाइस को यूज कर रहे हैं, बैरियर को यूज कर रहे हैं। अब वो कॉन्डम हो सकता है मेल फीमेल दोनों के लिए, वो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप या वोल्ट हो सकता है ओनली फीमेल के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ रहा है। आगे बढ़ते बच्चों सुनिएगा, अगला जो मेथड बच्चों वो होता है केमिकल मेथड्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, एनसीईआरटी में ऐसा हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो ये लिखे हुए बच्चों स्पर्मिसिडल जेलीज, ऐसा कुछ मैं आपको समझाता हूं। बेटा कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि स्पर्म की हत्या कर देते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं बच्चों, जैसे कि बोरिक एसिड होता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, नहीं याद रखना, बस इतना याद रखें बच्चों, कुछ ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो स्पर्म की हत्या कर देते हैं। अब बेटा ये जो केमिकल्स हैं अलग अलग रूप में आ सकते हैं, बेटा ये क्रीम की फॉर्म में आ सकते हैं, ये जेली की फॉर्म में आ सकते हैं, बेटा ये फॉर्म टैबलेट्स की फॉर्म में आ सकते हैं। पर समझिएगा, केमिकल मेथड्स आर मेड ओनली फॉर फीमेल,
बेटा मैक्सिमम जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे वो फीमेल के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि समझिए बच्चों प्रेग्नेंट होना तो फीमेल को ही है ना बच्चों, तो फीमेल को ही तो रोकना है, तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है बच्चों वो फीमेल के लिए आते हैं। तो समझिएगा केमिकल मेथड्स का मतलब क्या है बेटा, यहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं, वो क्रीम की फॉर्म में हो सकते हैं, जेली की फॉर्म में हो सकते हैं, फॉर्म टेबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो बेटा कोइटस से पहले फीमेल जो है इन एजेंट्स को जो है अपनी वेजाइना या फिर सर्विक्स पर अप्लाई कर देगी। अब अगर मान लेते हैं कॉपुलेशन होता है, अगर इंसेमिनेशन होता है बेटा, अगर वहां पर पहले से अगर हमने वो स्पर्मिसिडल एजेंट्स लगा रखे हैं, तो जैसे वो स्पर्म यहां पहुंचेंगे, इन स्पर्मिसिडल एजेंट्स के कांटेक्ट में आएंगे तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। और सोचिए अगर स्पर्म ही मर जाएंगे तो ओवम तक कोई पहुंचेगा नहीं, यानी क्या नहीं होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा मेथड किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। तो समझे बच्चों अभी तक जो हमने तीनों पढ़े हैं, इनडायरेक्टली अगर बोलो तो ये फर्टिलाइजेशन को ही रोकते हैं। अब एनसीईआरटी की एक लाइन समझिए बच्चों, अगर फीमेल चाहती है कि कोइटस करे पर उसके बावजूद प्रेग्नेंट ना हो, तो अपनी कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसको बैरियर मेथड और स्पर्मिसिडल एजेंट्स को साथ में यूज करना चाहिए। बेटा अगर कंफर्म है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कोइटस करना है, तो सबसे बेस्ट है ना कि डायफ्राम को भी इंसर्ट कर लिया जाए और साथ ही साथ उसके साथ में स्पर्मिसिडल क्रीम्स भी लगा दी जाए। उससे क्या होगा बच्चों कि स्पर्म के अंदर पहुंचने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो बैरियर मेथड को स्पर्मिसिडल एजेंट्स के साथ में यूज किया जा सकता है। तो यहां पर बच्चों 3 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों, उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। तो मैंने यहां पर नेचुरल मेथड बताया, बैरियर मेथड बताया, केमिकल मेथड बताया। अब मेरी तरफ से बच्चों टेक्निकली लेक्चर शुरू होता है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसको ध्यान सुनिएगा। बेटा सोच कर तो आया था कि पूरा चैप्टर एक लेक्चर में हो जाएगा, पर नहीं करना है बच्चों। मेरा मन करता है मैं आपको समझाऊं, एनसीईआरटी की एक लाइन समझा रहा हूं, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए बच्चों। चलिएगा अब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्मोनल मेथड। अब इसको ध्यान सुनिएगा बेटा। पहली बात तो हार्मोनल मेथड जो है ओनली फॉर फीमेल से, मैंने आपसे कहा ना बच्चों मैक्सिमम जो मेथड्स हैं वो फीमेल के आते हैं। अब ध्यान सुनिए बच्चों, चैप्टर अब शुरू है सही मायने में, सुनिएगा बेटा। हार्मोनल मेथड पहली बात तो ओनली फॉर फीमेल, नाम से पता चल रहा है फीमेल को हार्मोन देकर हम प्रेगनेंसी से रोकना चाहेंगे। तो बेटा यहां पर हार्मोन देंगे, यहां हमने हार्मोन नहीं दी है, यहां तो कुछ दिया ही नहीं। यहां तो हमने बैरियर यूज किया बच्चों, रबर और लेटेक्स की शीट से बना हुआ। यहां पर हमने कुछ ऐसे केमिकल यूज किए जो स्पर्म को मारते हैं। पर देखिए पहला ऐसा मेथड है जिसमें हम हार्मोन की मदद से प्रेगनेंसी को रोकेंगे। तो हार्मोनल मेथड मतलब हार्मोन देने हैं, किसको देने हैं, फीमेल को देने हैं। अब सवाल ये आता है हार्मोन देने कौन से हैं, तो समझिए बच्चों यहां पर हम अलोन प्रोजेस्ट्रोजन दे सकते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन याद कीजिए बच्चों, जैसे कि नेचुरल प्रोजेस्ट्रोजन कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। तो हम यहां पर बच्चों आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन देंगे जिसे प्रोजेस्टिन भी कहा जाता है। तो समझिएगा बच्चों, आप तो आम भाषा में समझिए, हमें प्रोजेस्टेरॉन देना है। पर फिर कह रहा हूं नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं बच्चों, यहां पर हम आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन फीमेल को देंगे जिसे प्रोजेस्टिन कहा जाता है। तो समझिएगा हार्मोन देने हैं, किसको देने हैं, फीमेल को देने हैं। कौन से हार्मोन देने हैं, या तो अकेले प्रोजेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी बच्चों हार्मोन देने हैं, फीमेल को देने हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन देंगे या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, प्रोजेस्ट्रोजन तो देना ही है बच्चों। अब मैं प्रोजेस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरॉन ही कह रहा हूं बच्चों, यहां पर हम जो है आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन देंगे। वापस बोल रहा हूं हार्मोन देने हैं, किसको देने हैं, फीमेल को देने हैं। पर हार्मोन देने कौन से हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देंगे। यानी कंक्लूजन ये बच्चों, फीमेल को प्रोजेस्टेरॉन तो देना ही है। अब सवाल ये आता है देंगे कैसे, तो देंगे कैसे उस बेसिस पर हार्मोनल मेथड 3 टाइप का बच्चों समझिएगा। हम जो है इन हार्मोन्स की टैबलेट बना सकते हैं, पिल्स बना सकते हैं जिनको फीमेल ओरली ले सकती है, या फिर बच्चों हार्मोन के इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर हार्मोन के इम्प्लांट्स आते हैं जिनको स्किन के नीचे फीमेल लगा सकती है। यानी समझिए, वापस बोल रहा हूं हार्मोन देने हैं, मेरा मकसद समझिए। फिर बाद में आप इसको आज रिवाइज नहीं करेंगे, आपको टेस्ट के सिलेबस को कवर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना बच्चों। तो बार बार बोल रहे हैं हम जैसा, सुनिएगा हार्मोन देने हैं,
किसको देने हैं, फीमेल को देने हैं, कौन से देने हैं, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देना है। देंगे कैसे? तीन तरीके से, या तो ओरल पिल्स की फॉर्म में देंगे, या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में देंगे, या फिर इम्प्लांट्स की फॉर्म में देंगे। तो बेटा तीन तरीके से हार्मोन देंगे, उस बेसिस पर जो है हार्मोनल मेथड तीन टाइप के हो गया। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों ओरल पिल्स। ओरल पिल्स का मतलब क्या बच्चों? टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं, जिनको फीमेल ओरली कंज्यूम कर लेगी और कोइटस करेगी तो भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कोइटस तो करना ही है पर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कंफर्म है। अब समझिएगा बेटा इन ओरल पिल्स में क्या होगा। मैंने कहा ना, या तो इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन तो होगा। अब मकसद क्या है? हमें तो प्रेगनेंसी को रोकना है। तो बेटा जो ओरल पिल्स हैं ये प्रेगनेंसी को तीन तरीके से रोकती हैं। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, ओरल पिल्स जो है वो तीन तरीके से रोक सकती हैं। जैसे कि बेटा ओरल पिल्स जो है वो ओवुलेशन रोक सकती हैं, ओरल पिल्स जो है वो इम्प्लांटेशन रोक सकती है, या फिर सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देगी। बेटा सोचिए, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है उसको बहुत गाढ़ा कर दो, उसको थिक कर दोगे, तो जब इंसेमिनेशन वेजाइना में होगा, जो स्पर्म में बच्चों वो उस गाढ़े म्यूकस के अंदर फंस जाएंगे, तो वो ओवम तक पहुंचेंगे नहीं, यानी क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, ओरल पिल्स जो है वो तीन तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकती है। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, ओरल पिल्स जो है वो ओवुलेशन रोक सकती हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर सकती है, या फिर बच्चों ये इम्प्लांटेशन भी रोक सकती है। पर मैंने आपसे क्या कहा? ओरल पिल्स बच्चों तीन तरीके से काम कर सकती है, पर आपको इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे बच्चों? प्रिवेंट ओवुलेशन। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, ओरल पिल्स जो है वो तीनों तरीके से प्रेगनेंसी होने से रोक सकती है। पर बेटा मार्केट में जो मैक्सिमम ओरल पिल्स आती है ना बच्चों, यानी कि 80 to 85% जो ओरल पिल्स आती हैं बेटा वो ओवुलेशन को रोकती हैं। बेटा ये चैप्टर लॉजिकल नहीं है, फैक्चुअल है। होता है तो होता है। सहेली इम्प्लांटेशन रोकती है, रोकती तो रोकती है सर, वो भी तो एक ओरल पिल है। वो जो है सर ओवुलेशन क्यों नहीं रोकती है? तो बेटा ये चैप्टर लॉजिकल नहीं है, ये फैक्चुअल है। तो वापस से बोल रहा हूं, ओरल पिल्स तीन तरीके से प्रेगनेंसी रोक सकती है, पर इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे बच्चों? इन जनरल वो ओवुलेशन को रोकती है। अब बेटा समझिएगा, ओरल पिल्स का मतलब क्या है? ओरली जो है बेटा, ओरली जो है टैबलेट्स लेनी है। अब कब लेनी है उस हिसाब से बच्चों ये भी जो है दो टाइप की है, सुनिएगा। एक आती है बच्चों एवरीडे पिल्स, बेटा एक आती है एवरीडे पिल्स, एक आती है वीकली पिल्स भी आती हैं। अब समझिए बच्चों, जो एवरीडे पिल्स आती हैं उसमें एग्जांपल लिखा है मैंने, जैसे माला डी होती है, उसमें बेटा माला एन होती है। अब समझिएगा बच्चों, ये एवरीडे पिल है। पर समझिएगा, अगर इन जनरल पूछा जाए कि माला डी और माला एन प्रेगनेंसी को रोकती है तो कैसे रोकती है बच्चों? ये ओवुलेशन को रोकती है, ये ओवुलेशन रोकती हैं। कैसे रोकती हैं चलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। अभी प्री और पोस्ट में आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। डेली पिल्स हैं पर इनको लेना कब है समझिएगा। बेटा इन पिल्स को जो है, मान लेते हैं बच्चों हम थ्योरेटिकली मानकर चल रहे हैं 28 दिन की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मान लेते हैं 28 दिन का महीना है। तो क्या करना है, जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हो जाए, बेटा फीमेल को पता चल जाता है कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो मान लेते हैं आज वो पहला दिन है ब्लीडिंग का, तो आज से गोली लेना शुरू कर दो, या फिर अगले दिन ले लो, या फिर उसके अगले दिन। कहने का मतलब है ब्लीडिंग फेज में जो है ये गोली लेना शुरू कर दो और 21 दिन तक लगातार लेनी होती है। एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों, यानी पहली बात तो देखिए डेली पिल्स है ना, डेली पिल्स इनको कब लेना है? आप तो मान के चलो कि आज ब्लीडिंग शुरू हो गई, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है, आज एक गोली ले लो, अगले दिन फिर ले लो, तीसरे दिन फिर ले लो, चौथे दिन फिर ले लो, यानी बच्चों डेली खानी होती है। अब खास बात समझिए बच्चों, आप जो हैं पहली तारीख से, पहले दिन से ये गोलियां खाना शुरू कर रहे हो, और इन गोलियों में क्या है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन है। बेटा प्रोजेस्टेरॉन तो है ना, अब एक कंसेप्ट को समझिए बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन तो कब आना शुरू होता है? ओवुलेशन के बाद। याद कीजिए बच्चों, पहले से लेकर, याद कीजिए 1 से लेकर 5 तारीख तक जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम होते हैं। याद कीजिए 6 से लेकर 14 तक ये एस्ट्रोजेनिक फेज होता है बच्चों, इस समय प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है मेरे बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन तो ओवुलेशन के बाद आता है ना। याद कीजिए ओवुलेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तब प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू होता है। यानी बेटा ओवुलेशन से पहले प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, बेटा प्रोजेस्टेरॉन उसके बाद आता है। पर आपने तो ओवुलेशन से पहले ही बेटा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आपने तो बेटा पहले ही ये गोलियां खाना शुरू कर दिया है। तो जब हम 14वें दिन तक पहुंचेंगे, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो चुका होगा? बहुत ज्यादा हो चुका होगा। बेटा समझिए,
प्रोजेस्टेरोन आता है ओवुलेशन से पहले, नहीं बेटा प्रोजेस्टेरोन आता है ओवुलेशन के बाद। पर अगर आप प्रोजेस्टेरोन को ओवुलेशन से पहले बॉडी में इकट्ठा कर दोगे तो वो प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन नहीं होने देगा। बेटा याद कीजिए, प्रोजेस्टेरोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है ना बेटा। प्रोजेस्टेरोन तो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देगा, और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा तो एलएच कम हो जाएगा, और सोचिए अगर एलएच कम हो जाएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, डेली पिल है बेटा। प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है, ओवुलेशन के बाद। आपने तो ओवुलेशन के पहले से इन गोली को खाना शुरू कर दिया है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो बेटा जैसे जैसे हम 12वें 13वें दिन तक पहुंचेंगे, प्रोजेस्टेरोन आपने बढ़ा दिया है, और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा, एलएच कम हो जाएगा, ओवुलेशन जो है वो नहीं होगा। और सोचो ओवुलेशन ही नहीं होगा तो भले ही फिर स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां पर ये डाउट आता है कि सर अगर ओवुलेशन ही रोकना है तो पहले दिन से क्यों ले रहे हैं, थोड़ा लेट शुरू कर देते। बेटा हमें क्या है, ओवुलेशन रोकना है, तो 12वें 13वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ना चाहिए। पर सोचिए अगर आप इनको लेट लेना शुरू करेंगे तो इसका मतलब आपको उन दवाइयों में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रखना पड़ेगा। बेटा स्टेरॉइड है तो साइड इफेक्ट तो आएंगे ना। तो इनमें बच्चों हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन की डोज कम रखते हैं, इसलिए बेटा इनको पहली तारीख से लेना शुरू करना होता है। सोचिए अगर इसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रखोगे तब तो साइड इफेक्ट आएंगे ना बच्चों। मान लेते हैं हाई प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर तुरंत हो जाएगा तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो अगर मान लेते इसमें हाई प्रोजेस्टेरोन होता तो थोड़ा लेट लेना शुरू कर देते, मान लो 6ठे 7वें दिन से लेना शुरू करते, 10वें 12वें दिन तक वो अपना काम कर लेता। पर इनको पहले दिन से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसमें प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम रखते हैं ताकि साइड इफेक्ट ना आए, और क्वांटिटी कम है तो लेट नहीं ले सकते, इसलिए शुरुआत से लेना पड़ता है ताकि 12वें 13वें दिन तक आते आते धीरे धीरे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए ताकि वो ओवुलेशन को रोक सके। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। यहां पर जो है एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि इसको हम 21 दिन तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने समझा ना बच्चों, फीमेल के अंदर डे ऑफ ओवुलेशन भी तो चेंज हो सकता है। जरूर थोड़ा ना बेटा 14 दिन ही हो सकता है किसी के अंदर 18वें दिन भी तो ओवुलेशन हो सकता है। तो सेफ रहने के लिए, क्योंकि हमें तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ना किसी भी हाल में, तो सेफ रहने के लिए 1 से लेकर 21 दिन तक जो है बच्चों ये टेबलेट लेनी होती है। ये समझ में आ गया। सर इसको सिर्फ 21 दिन तक क्यों ले रहे हैं, बाद के 7 दिन क्या करेंगे, तो बेटा समझिए सिर्फ 21 दिन लेना है, उसके बाद बंद करना है, क्योंकि उसके बाद आप इसको बंद करोगे तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन कम होगा, और जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो फिर मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी और ब्लीडिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो बेटा समझिएगा ये टैबलेट्स लेने के बावजूद भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है। आप सोचिए अगर 28 के 28 दिन अगर ये गोलियां खाई जाएंगी, बेटा अगर 28 के 28 दिन खाएंगी तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ब्लीडिंग होगी नहीं, और अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो फीमेल को डाउट हो जाएगा कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। याद कीजिए ना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अरे वो गोलियां इसलिए खा रही है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, पर अगर उसमें ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो डाउट हो जाएगा कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पर बॉडी को नेचुरल रखना है ना, इतने दिन खाओ जितने दिन में काम हो जाए, तो बस 21 दिन तक खाना है। तो बेटा आपने तो ओवुलेशन रोक ही दिया ना, अब उसके बाद जो है अब इन गोलियों को बंद कर दो ताकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन भी हो जाए, ऐसा कुछ। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाऊं बच्चों, पहले तो क्या होता था, पहले क्या होता था बच्चों, पहले क्या होता था, जैसे जो इसका पत्ता आता था ना बच्चों टैबलेट्स का, उसमें 21 गोलियां आती थी, यानी 21 दिन लेनी है, 7 दिन नहीं लेनी है। तो बेटा क्या होता था, 21 गोली का पत्ता आता था। अब ये तो हेडेक हो गया ना, सोचिए 21 दिन लेनी है, फिर 7 दिन नहीं लेनी है, फिर उसके बाद फिर लेनी है। तो अगर मान लेते कैलकुलेशन बिगड़ गई, मान लेते फीमेल के दिमाग से स्किप हो गया, तो साइंटिस्ट ने इसमें जुगाड़ लगाया। पहले बच्चों 21 गोली का जो है पत्ता आता था, अब उन्होंने क्या किया, पत्ता बना दिया 28 गोली का, ताकि टेंशन खत्म हो जाए ना बच्चों। फीमेल को ज्यादा टेंशन नहीं देनी होती है। बेटा हमें क्या करना है, पहले 21, क्योंकि 21 दिन खानी है तो 21 दिन का पत्ता, पर फीमेल को फिर हेडेक रहेगी ना यार, अब 7 दिन नहीं खानी है। तो अगर मान लेते हैं कहीं कैलकुलेशन भूल गई तो, मिस हो गई तो फिर परेशान हो सकती है ना, फिर तो फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, 21 गोली की जगह 28 गोली का पत्ता आता है बच्चों पूरा। उसमें क्या होता है, 21 गोलियां तो कलरफुल आती हैं यानी प्रोजेस्टेरोन वाली, और बेटा 7 गोलियां जो हैं वो व्हाइट आ जाती हैं, बस आयरन टैबलेट्स या फिर मल्टीविटामिन। समझ बच्चों, क्योंकि समझिए उन 7 दिन में जो है आप प्रोजेस्टेरोन कम करो, ब्लीडिंग होगी तो कम से कम आयरन की टैबलेट्स खा लेंगी, तो जो ब्लड लॉस हो रहा है उससे थोड़ी रिकवरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ। एक बच्चा लिख रहा है, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं सर। मैं सच बोल रहा हूं बच्चों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सोच कर आया था एक लेक्चर में चारों के चारों सब टॉपिक पढ़ा दूंगा, पर अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तक कंप्लीट होगा नहीं होगा वो भी कंफर्म नहीं है।
फिर भी अगर आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है बच्चों आपकी। मैं एनसीईआरटी पूरी समझा रहा हूं। तो 21 दिन तक खानी है बच्चों ना, पर 7 दिन नहीं खानी है ताकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन भी हो जाए। पर ये तो हेडेक हो गई ना, तो इसलिए अब जो है पत्ता 28 दिन का आता है, उसमें 21 गोलियां कलरफुल आती हैं और 7 गोलियां मल्टीविटामिन या आयरन की आती हैं। तो अब फीमेल के दिमाग में क्या रहेगा, डेली खानी है, तो भूलने वाला लफड़ा खत्म हो गया ना बच्चों। जो है 21 दिन खानी है, 7 दिन नहीं खानी है, 21 दिन खानी है, 7 दिन खानी है, तो लफड़ा हो गया। यहां तो फिर भूलने वाली बीमारी हो गई ना। तो साइंटिस्ट ने दिमाग में अब क्या डाल दिया, मेम साहब आपको तो डेली खानी है बस। तो क्या होगा, पत्ता खरीद के ले आओ, पहले दिन से कलरफुल वाली खाना शुरू करो, 21 दिन तक वो खाओ, 7 दिन तक नॉर्मल खा लो, फिर वापस नया पत्ता शुरू कर दो, दैट्स इट। तो कहने का मतलब बच्चों डेली खानी है, इसलिए इनको कहा जाता है डेली पिल्स। और समझो बच्चों, एनसीईआरटी कहती है ये जो डेली पिल्स है ना बच्चों, ये फीमेल्स के द्वारा जो है मेजोरिटी में एक्सेप्टेड तो है बच्चों, ये फीमेल्स के द्वारा एक्सेप्टेड तो है। रीजन, पहली बात तो सस्ती है। दूसरा रीजन बच्चों, ये सस्ता होना मेन रीजन ये। दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट है, इनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की डोज कम रखी जाती है ना, तो साइड इफेक्ट तो आएंगे, पर साइड इफेक्ट जो है वो लिस्ट होते हैं, बेरेबल होते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि लिस्ट साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए फीमेल्स के द्वारा जो है बच्चों ये मेजोरिटी में एक्सेप्टेड है ऐसा कुछ। पर बेटा माना कि साइड इफेक्ट कम है, पर है तो सही, और बीइंग ए मैन हम ये चीज बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगे। बेटा हमारी जो फीमेल पार्टनर है उसको साइड इफेक्ट आ तो रहे ना, फिर भी बेटा ये साइड इफेक्ट्स आगे चलकर बड़े नुकसान कर सकते हैं। बेटा आगे चलकर बड़े नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि साइड इफेक्ट्स जो हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो रही है, बेटा यहाँ पर नोजिया हो सकता है। देखिए आप स्टेरॉइड ले रहे हो ना, तो साइड इफेक्ट तो आएंगे ना बच्चों, तो नोजिया हो सकता है। एक लिखा हुआ है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इसका मतलब है बेटा ब्लीडिंग का कम से कम फिक्स तो है ना यार, कि शुरुआत के 5 दिन होनी है, बाकी दिन नहीं होनी है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा बच्चों, कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो फीमेल तो फिर परेशान रहेगी ना, कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। मान लेते इस दिन हो गई, फिर 10 दिन बाद हो गई, तो कब वो अपने साथ सैनिटरी नैपकिन को कैरी करेगी, ये तो हेडेक वाली बात होगी ना बच्चों। माना कि साइड इफेक्ट्स कम आ रहे हैं, फीमेल ने माना कि इसको एक्सेप्ट कर रखा है, पर बीइंग ए मेल पार्टनर हम अपनी फीमेल को परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो हम थोड़ी ना बर्दाश्त कर लेंगे बच्चों। क्योंकि आप देखिए इनको अगर आप डेली खाओगे तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ तो रहा है ना, तो आगे चलकर बच्चों ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। मैंने आपको कैंसर में समझाया था एस्ट्रोजन ट्यूमर का प्रोमोटर है। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि माना कि इनके साइड इफेक्ट्स कम है, पर पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं किए जा सकते ना। इसलिए बच्चों फिर जो है सीडीआरआई लखनऊ एनसीईआरटी बच्चों फिर लिखा हुआ है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए एक बेहतरीन पिल निकाली है, वो है उनकी सच्ची सहेली। बेटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई है। और बेटा ये वंस ए वीक पिल है, बेटा समझिए, अरे डेली खानी है, उससे बढ़िया तो है अब सप्ताह में एक बार खानी है। तो कोई ना कोई जो है एक दिन फीमेल फिक्स कर लेगी कि हाँ यार संडे टू संडे खानी है, कि संडे खा लूंगी आराम से, अगर संडे भूल भी गए तो मंडे खा लूंगी ज्यादा से ज्यादा। पर डेली खाने की झंझट से तो दूर हो गए ना। माना कि लो डोज है, माना कि साइड इफेक्ट है, पर है तो सही ना बच्चों। तो डेली खाना है वो एक लफड़ा है, और साइड इफेक्ट है वो दूसरा लफड़ा है। तो दोनों लफड़ों को सॉल्व किया गया है हमने सहेली बनाकर बच्चों। तो पहली बात तो सहेली जो है बेहतरीन बच्चों, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन एनसीईआरटी, मतलब हमने ऐसी दवाई बनाई जिसमें स्टेरॉइड नहीं है बच्चों, यहां पर स्टेरॉइड नहीं है, तो साइड इफेक्ट का कोई खतरा नहीं है ना। इसके अंदर बच्चों एक केमिकल होता है सेंट क्रोमिन, जिसको और मेलोक्सिफेन कहते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है सहेली सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा बनाई गई है। सहेली जो है बच्चों ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, और देखिए डेली नहीं खानी है, सप्ताह में एक बार खानी है बच्चों। तो सहेली जो है वो 1 से वीक पिल होती है, ये कंफर्म हो गया बच्चों। अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं बच्चों, अगर किसी के साथ डेली रहोगे ना तो फिर जो है लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों। अगर डेली किसी के साथ रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छी फ्रेंडशिप तब चलती है जब थोड़ा सा गैप हो। बेटा सप्ताह में सप्ताह अगर मिलते रहोगे तो प्यार बना रहेगा। तो यही तो सच्ची सहेली है बेटा। माला डी से और माला से तो डेली मिलना पड़ता है, तो झगड़ा हो सकता है, पर बेटा इससे तो सप्ताह में एक बार मिलना है, तो दूरियां बनी रहेंगी तो प्यार बना रहेगा। तो ये बच्चों फीमेल की सच्ची सहेली है। तो बेटा ये जो है सप्ताह में एक बार मुलाकात करनी है, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा बच्चों। अब सहेली के बारे में समझिए बच्चों। सहेली को जो है प्रेगनेंसी को रोकना है, और सहेली का तरीका याद रखना बच्चों, ये इम्प्लांटेशन रोकती है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो है इम्प्लांटेशन रोकती है, याद करना है।
और ये कैसे इंप्लांटेशन रोकती है बच्चों? ये एंडोमेट्रियम पर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करती है। नीट का क्वेश्चन था बच्चों, हालांकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं है पर नीट का क्वेश्चन था बेटा। सहेली फैक्चुअल, लॉजिकल नहीं फैक्चुअल। मैंने कहा ना ओरल पिल्स 3 तरीके से रोक सकती है, कुछ ना कहा जाए तो ओवुलेशन रोकती है, पर सहेली के लिए याद रखना है वो इम्प्लांटेशन रोकती है बच्चों। तो कैसे रोकती है? ये एंडोमेट्रियम पर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देगी, तो एस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा, और सोचा एस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी, और एंडोमेट्रियम की मोटाई नहीं बढ़ेगी, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। बेहद इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन था बच्चों। तो सहेली के लिए ध्यान रखेंगे, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन बाय ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन द एंडोमेट्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका है, हमें याद रखना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सहेली जो है प्री कॉइटस या पोस्ट कॉइटस? बेटा पहले तो बैरियर मेथड सेक्स से पहले यूज करोगे तो फिर प्रेगनेंसी को रोक पाएंगे, केमिकल मेथड्स सेक्स से पहले यूज करोगे तो प्रेगनेंसी को रोक पाएंगे। मुझे इन ओरल पिल्स के बारे में बताइए, ये प्री कॉइटस या पोस्ट कॉइटस? पहले मुझे डेली पिल्स के बारे में बताइए बच्चों, डेली पिल्स जो है प्री कॉइटस या पोस्ट कॉइटस? आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहे हैं पर नीट का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आप बताइए मुझे, डेली पिल्स प्री कॉइटस या पोस्ट कॉइटस? बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, प्री कॉइटस। बेटा इससे क्या मतलब है? डेली खानी है, इसका क्या मतलब है? डेली खानी है, सेक्स हो चाहे ना हो डेली खानी है ना। बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? डेली खानी है, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि कोइटस हो चाहे ना हो हमें तो खानी है, इसका मतलब जो है प्री कोइटस। अब यहां पर बेहतरीन बेटा समझिए, क्योंकि ये तो ओवुलेशन रोकती है ना, ये तो ओवुलेशन रोकती है, पर समझिए सहेली तो बच्चों इंप्लांटेशन रोकती है। अब मुझे बताइए सहेली प्री कोइटस या पोस्ट कोइटस? नीट का क्वेश्चन था बच्चों, आउट ऑफ एनसीईआरटी है पर नीट का क्वेश्चन था। सहेली, ये मत बोलना सर हम तो सहेली कोइटस के बाद भी खा लेंगे, आपकी पर्सनल चॉइस की बात नहीं हो रही है, खाने में तो आप कभी भी खा लो। वो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह कब काम करेगी ये पूछ रहा हूं मैं। सर सहेली तो पोस्ट कोइटस होनी चाहिए ना, क्यों? सर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने देते हैं, इंसेमिनेशन हो जाने देते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाने देते हैं, जायगोट बन जाने देते हैं। सर सहेली तो वैसे भी इंप्लांटेशन रोकती है ना सर, और इंप्लांटेशन तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद शुरू होगा ना। तो सर एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने देते हैं, उसके बाद सहेली खा लेंगे, और ये 7 दिन के अंदर जो है इंप्लांटेशन रोक देगी। यानी बेटा सहेली को सर कोइटस के बाद खाना चाहिए? नहीं बच्चों, सहेली भी जो है ये प्री कोइटस है, आपकी पर्सनल चॉइस नहीं बेटा, सहेली प्री कोइटस है ना। पर क्यों प्री कोइटस? सब पोस्ट कोइटस होना चाहिए ना सर, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने दो ना, सीमेन चले जाने दो ना, फर्टिलाइजेशन हो जाने दो ना सर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट, सर ये तो वैसे भी इम्प्लांटेशन रोकती है ना सर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सर 7वें दिन पर इम्प्लांटेशन शुरू होता है ना सर, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने दो, उसके बाद सहेली खा लेंगे, ये 7 दिन में इम्प्लांटेशन रोक लेगी। नहीं बच्चों, ये इतना फास्ट काम नहीं कर सकती। रीजन, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है। अरे मेरे बच्चों नहीं आया समझ में? बेटा स्टेरॉइड फास्ट काम करते हैं ना बेटा, सहेली में स्टेरॉइड नहीं है तो ये इतना फास्ट काम नहीं कर सकती। तो कोइटस के बाद जो सहेली खाओगे वो इंप्लांटेशन नहीं रोकेगी, कोइटस से पहले जो खा रखी होगी वो कोइटस के बाद वाले इंप्लांटेशन को रोकेगी। बेहतरीन लाइन बोल दी बच्चों मैंने। तो नीट का क्वेश्चन था कि सहेली के लिए कौन सा सही है, उसमें 4th ऑप्शन में ये भी था कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नहीं बच्चों, सहेली भी क्या है? प्री कोइटस है। वेरी इंपॉर्टेंट, माना कि ये इंप्लांटेशन रोकती है पर ध्यान रखिएगा ये भी जो है प्री कोइटस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक चीज समझिए बच्चों, चाहे डेली पिल्स हो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले खानी है, चाहे सहेली हो ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले खानी है। पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं रेप हो गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मान लेते हैं किसी लड़की का बलात्कार हो गया बच्चों, रेप हो गया। अब जो है रेप हो गया बच्चों, जाहिर सी बात है रेप हो गया, और वो भी मान लेते हैं गलती से उसके अनसेफ पीरियड के अंदर हो गया बच्चों, सीमेन जा चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब तो अगर हम चाहते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या रोक सकते हैं? इंप्लांटेशन रोक सकते हैं ना बच्चों, समझिए। एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों। एक बच्चा लिखा है क्या तगड़े मास्टर हो आप, मुझे पता है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, बस मेरी तारीफ मत कीजिए, आप सुनिए बच्चों, ध्यान रखना ये दोनों जो है प्री कोइटस हैं। पर अगर मान लेते बच्चों रेप हो गया, या फिर एनसीईआरटी कहती है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ऐसे कैजुअली हो गया, ऐसे हंसी मजाक में जो है मान लेते कपल के बीच में जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, मान लेते हैं कि कोइटस इंटरप्टस नहीं कर पाया, मान लेते हैं सीमेन अंदर चला गया, मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो अब तो बेटा इस केस में अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो लास्ट ऑप्शन है इम्प्लांटेशन रोकना है। जैसे मान लेते बच्चों किसी लड़की का रेप हो गया, सीमेन जा चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब लास्ट में हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या उसमें ओवुलेशन रोके? नहीं, वो तो हो गया होगा। क्या उसमें फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, वो तो हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या रोक सकते हो आप? इम्प्लांटेशन। क्या उस लड़की को आप ये बोलोगे कि मैडम आप सहेली खा लो, सहेली भी इम्प्लांटेशन रोकती है? नहीं बेटा, सहेली इतना फास्ट काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है। तो बेटा अगर रेप हो जाए या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, बेटा रेप हो जाए या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, तब एक ही ऑप्शन है प्रेगनेंसी को रोकने का, वो क्या है? इम्प्लांटेशन रोकना है। तो माना कि सहेली इम्प्लांटेशन रोकती है पर ये काम नहीं आएगी क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है। तो अब इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए हमें हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड वाली गोलियां देनी पड़ेगी। उन्हें कहा जाता है बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उन्हें कहा जाएगा बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसा कुछ। बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो है क्या होगा बच्चों? इनमें जैसे एग्जांपल आई पिल है, जैसे अनवांटेड 72 है, इनमें बेटा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की डोज जो है वो ज्यादा रखी जाएगी ऐसा कुछ। और बेटा प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस को जो है अनसुटेबल बना देगा फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, तो इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होगा ऐसा कुछ। पर हाँ ये भी बच्चों मान लेते रेप हो गया तो उसके 5 दिन के बाद थोड़ा लेनी है, क्योंकि 5 दिन के बाद लोगे तो फिर वो भी काम नहीं कर पाएगी, तो विद इन 72 आवर्स लेनी होती है ऐसा कुछ। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। तो मालाडी मालाइन बेटा डेली पिल है प्री कॉइटस, जो सहेली है वो भी प्री कॉइटस। माना कि इंप्लांटेशन रोकती है पर कॉइटस के बाद नहीं रोकेगी क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं है। तो हमें अगर मान लेते हैं रेप केस हो जाता है या फिर बच्चों जो है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो उस केस में जो फिर इमरजेंसी ओरल पिल्स आती हैं, जैसे आई पिल है, अनवांटेड 72 है, इनको यूज करना चाहिए ऐसा कुछ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा बच्चों। अब बेटा हम हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स तो हो गई, अब आता है बच्चों इंजेक्टेबल्स, जैसे कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी जो है फीमेल जो है हार्मोन्स को बॉडी के अंदर एंटर करवा सकती है। फिर से कंसेप्ट वही है बच्चों, अलोन प्रोजेस्टेरोन या कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जैसे बच्चों इंजेक्शंस आते हैं, डीपो प्रोवेरा अंतरा नाम के इंजेक्शंस आते हैं बच्चों। एक बार इंजेक्शन लगा लीजिए, ये 3 महीने तक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ज्यादा रखेंगे, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, एलएच कम रहेगा, ओवुलेशन नहीं होगा। तो एक बार इंजेक्शन लगा सकते हैं तो 3 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाता है। अगर मान लेते हैं बच्चों किसी को और ज्यादा समय के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो उसके लिए फिर यहां पर जो है इम्प्लांट्स आते हैं बच्चों। जैसे एक इम्प्लांट आता है नॉरप्लांट नाम का, एनसीईआरटी में इसका फोटो दिया है बच्चों, आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे, ऐसे सिलिकॉन की 6 नीडल लाइक ट्यूब्स होती हैं। आप डायग्राम चेक कीजिए, गिनकर बच्चों वहां पर 6 ट्यूब्स बनी हुई हैं, 6 नीडल है। बेटा इसको फीमेल सेल्फ इंसर्ट कर सकती है, ऐसे 6 नीडल्स आती हैं सिलिकॉन की, ताकि रिजेक्शन ना हो। इनके बल्ब वाले पोर्शन में बच्चों प्रोजेस्टेरोन जो है वो भरा होता है। तो क्या होगा, इनको जो है स्किन के नीचे फीमेल खुद जो है ग्राफ्ट की तरह यहां पर इंप्लांट कर लेगी बच्चों। तो लगभग 3 से 5 साल तक ये बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करेगी, जिससे बच्चों ओवुलेशन नहीं होगा या फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी ऐसा कुछ। तो यहां बच्चों हार्मोनल मेथड हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव के अगले मेथड की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बस हमें पढ़ना है बच्चों, बस ना सुने, डिटेल में नहीं जाना है। अगला आता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नाम से पता चल रहा है ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर लगाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होंगे बच्चों। पहली बात समझिए, यूट्रस के अंदर लगाने बच्चों, यूट्रस में लगाने, और यूट्रस ही फीमेल के पास है, हंसने वाली क्या बात है। तो बेटा यहां पर हम बात करें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो सिर्फ यूट्रस में लगाए जाएंगे। तो पहली बात तो जो फीमेल के लिए है, और एक चीज समझिए जो यूट्रस में लगाने हैं तो ये सेल्फ इंसर्टेबल नहीं होंगे, फीमेल खुद से इनको नहीं लगा सकती। तो इसके लिए बच्चों जो है हमें एक लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, यानी कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर एक एक्सपर्ट नर्स की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नाम से पता चल रहा है बच्चों, ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर लगाने हैं, और यूट्रस के अंदर लगाने बच्चों तो ये सेल्फ एप्लीकेबल नहीं होंगे, फीमेल खुद से इनको इंसर्ट नहीं कर सकती। तो यहां पर जो है एक एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर नर्स की मदद से यूट्रस के अंदर बच्चों इस तरह से जो है कुछ डिवाइस लगा दिए जाएंगे बस, और वो प्रेगनेंसी को रोकेंगे बस। बेटा हमें एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग याद रखना है, ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं ये कैसे जो है प्रेगनेंसी को रोकते हैं, आइए बात करते हैं बेटा। ये जो आईयूडीज होती है ना बच्चों, ये 3 टाइप की हैं। उम्मीद करता हूं एग्जाम का सवाल निकलेगा बच्चों। आईयूडीज है वो 3 टाइप की हैं, एक होती है बच्चों नॉन मेडिकेटेड, एक होती है जो कॉपर रिलीज करती है, एक होती है जो हार्मोन रिलीज करती है।
बेटा नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल याद रखना है, लिप्स लूप, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता था बच्चों, पहले जो है स्टेनलेस स्टील का वायर आता था वो लगाते थे, अब बेटा उसकी वजह से जो है वुंड हो जाते थे, घाव हो जाते थे। तो आजकल जो लिप्स लूप आता है वो प्लास्टिक का आता है बच्चों ना, ऐसा कुछ नॉन मेडिकेटेड है, पर इसका फंक्शन याद रखना बच्चों। ये क्या करता है, मान लेते हैं यूट्रस में आपने लिप्स लूप लगा रखा है, तो जैसे ही स्पर्म वहां जाएगा बेटा, ये लिप्स लूप क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है स्पर्म का। बेटा अगर यूट्रस में लिप्स लूप लगा हुआ है तो जब स्पर्म जाएंगे ये उसका फेगोसाइटोसिस कर लेगा। और सोचिए अगर स्पर्म को ही खा लिया इसने तो फिर ओवम तो कोई पहुंचेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। ये है बेटा नॉन मेडिकेटेड, एनसीईआरटी को याद रखना है बच्चों। एक आती है बच्चों कॉपर रिलीजिंग, नाम से पता चल रहा है ऐसी आईयूडी जो कॉपर रिलीज करेगी बच्चों। उसमें एग्जांपल याद रखेंगे कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। बच्चों कॉपर टी, कॉपर 7 तो याद रह जाता है बच्चों को क्योंकि नाम में कॉपर आ रहा है, पर ये मिस मत करना मल्टीलोड 375। अब एनसीईआरटी समझते हैं बच्चों, ऐसा आईयूडी लगा रखा है जो धीरे धीरे कॉपर रिलीज करता है यहां पर। और ये कॉपर क्या करता है बच्चों, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है ना, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको ये कम कर देता है बच्चों एनसीईआरटी। और सोचिए अगर स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम हो गई तो उसकी जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमें सीधे बच्चों बस एग्जांपल्स याद रखने हैं यहां पर। यानी कि नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देगी तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। कॉपर रिलीजिंग वाली में बेटा कॉपर रिलीज करते हैं और कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देंगे, तो बेटा वो जो है ओवम तो पहुंचेगा नहीं, उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी खत्म हो गई, दैट्स इट। और बेटा अगर मैं बात करूं हार्मोन रिलीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखना है LNG-20, उम्मीद करता हूं एग्जाम में होना चाहिए। बेटा हार्मोन रिलीजिंग है, ये हार्मोन रिलीज करेगा, पर आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोजन की बात कर रहे हैं, उसका नाम है बेटा लीवोनोर्गेस्टेरोल 20 एक्चुअली में। तो ये नाम याद रखना एनसीईआरटी में, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये हार्मोन रिलीजिंग है बच्चों। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन एडिशन, यानी जो काम बेटा बाकी आईयूडीज कर रही हैं शायद वो तो ये करेंगी, पर उसके अलावा बच्चों ये हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये जो है बेटा ध्यान रखना, ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है फॉर इम्प्लांटेशन। और जो सर्वाइकल म्यूकस है ना बच्चों, सर्वाइकल म्यूकस, उसकी क्वालिटी को भी जो है ये अफेक्ट कर देंगे, ताकि स्पर्म जो है फंस जाएगा, वो हम तक पहुंचेगा नहीं, एनसीईआरटी। और एक और चीज याद रखिएगा बच्चों, जैसे कि रेप के केस में या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में हम जो है एक तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों आईयूडीज को भी यूज किया सकता है एनसीईआरटी। बेटा रेप के बाद अगर हम आईयूडी लगा देंगे तो आईयूडी जो है बेटा इसमें प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, आईयूडी जो है वो एंडोमेट्रियम को जो है इम्प्लांटेशन के लिए तुरंत अनसुटेबल बना देगी, तो वहां पर जो है फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने। तो एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है तो ये हो जाएगा लिप्स लूप, एक कॉपर रिलीजिंग है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग में LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। बेटा आईयूडीज के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है, जैसे क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज इन इंडिया। बेटा ये भी जो है एक्सेप्टेड है, पर इनमें हार्मोन है बच्चों तो साइड इफेक्ट तो आएंगे ना। जैसे आप सोचिए कॉपर रिलीजिंग वाली में हार्मोन नहीं है तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है ना बच्चों, ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड जो है इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का वो आईयूडी है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक फीमेल को आईयूडी कब यूज करनी चाहिए, जब वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रही हो। प्रेगनेंसी डिले, जैसे मान लेते हैं अभी अभी जो है शादी हुई है और कपल चाहता है कि 4-5 साल तक हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए पर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना है, तो उस केस में फीमेल जो है आईयूडी लगा सकती है ना बच्चों। जैसे कॉपर टी लगवा लीजिए, कॉपर टी जो है वो 5 से 10 साल बच्चों जो है कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, वापस निकाल दोगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है, रिवर्सिबिलिटी तो है ना बच्चों। तो अगर प्रेगनेंसी को डिले करना हो आईयूडी, एनसीईआरटी की लाइन। या फिर बच्चों टू स्पेस चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के बीच में अगर गैप पैदा करना हो तो आईयूडी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज इन इंडिया आईयूडी, टू डिले प्रेगनेंसी आईयूडी, टू स्पेस चिल्ड्रन। सर स्पेस चिल्ड्रन का मतलब यह है कि एक आंटी जी के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उनके बीच में स्पेस पैदा करने के लिए आंटी जी ने उनके बीच में लगा दिया कॉपर टी। नहीं बच्चों, बच्चों के बीच में कॉपर टी थोड़ा लगाना है, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा थोड़ा देर से चाहिए, इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो फिर आईयूडी का इस्तेमाल होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब लास्ट में आता है बच्चों, कंप्लीट कर ही लेते हैं, लास्ट में आता है बच्चों यहां पर
स्टेरिलाइजेशन मेथड्स आते हैं बच्चों, ये तो टर्मिनल मेथड है। इसके बाद बच्चों फिर कोई मेथड नहीं है, ये तो लास्ट मेथड है बच्चों, क्योंकि देखिए यहां पर फिर भी चांसेस ऑफ फेलियर हैं। तो बच्चों ये तो लास्ट मेथड है, टर्मिनल मेथड है, ये तो बच्चों बांझ बना देगा। स्टेराइल मेथड है बच्चों, स्टेराइल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड है। आपको पता है बच्चों इनको नसबंदी कहा जाता है। मेल के लिए जो है वैसेक्टोमी है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी है। बेटा वास डिफरेंस को काट के टाई कर दो, वैसेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर दो, ट्यूबेक्टोमी। और सोचिए अगर वास डिफरेंस काट दी या फेलोपियन ट्यूब काट दी है तो बेटा गैमेट्स का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएगा ना, एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों। तो टर्मिनल मेथड्स क्या करते हैं बच्चों, टर्मिनल मेथड्स क्या करते हैं, ये गैमेट्स के ट्रांसफर को रोकेंगे। और सोचिए अगर गैमेट ट्रांसफर नहीं होंगे बच्चों, वास डिफरेंस काट रखी है तो सीमेन तो निकलेगा पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे ना बच्चों, दैट्स इट। अगर फेलोपियन ट्यूब काट दोगे तो अंडा जो है वो आगे पहुंचेगा ही नहीं बच्चों, एम्पुला में पहुंचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहां से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो मेथड्स हैं पहले बात तो वेरी इफेक्टिव। बेटा अगर वास डिफरेंस काट दी या फेलोपियन ट्यूब काट दी तो गैमेट का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, तो यहां पर तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता ना, तो यहां पर प्रेगनेंसी नहीं होगी, वेरी इफेक्टिव। पर याद रखिएगा कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं है बच्चों, रिवर्सिबिलिटी है पर बहुत पुअर है। जैसे आजकल क्या करते हैं, वास डिफरेंस काटते हैं और दोनों सिरे बांध देते हैं, पर कल को मान लो पेरेंट्स को ऐसा लगे क्या 2 बच्चे थे, किसी एक्सीडेंट में मान लो दोनों बच्चों की डेथ हो गई, अब हृदय परिवर्तन हुआ, यार फिर से बच्चा चाहिए, खुद का बच्चा चाहिए, तो उन टाइड एंड्स को खोलकर वापस जोड़ा जा सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना बच्चों। हालांकि रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। अब बस लास्ट में मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा बच्चों, मान लेते हैं अगर किसी ने वैसेक्टोमी करवाई, क्या उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगा? नहीं बच्चों। क्या पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा? नहीं बच्चों, होगा। क्या उसकी सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाएगी? नहीं बच्चों। सोचिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये तब यूज करने हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करना ही है। बेटा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करना है तो फिर वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्यों करवाएंगे? तो समझ में आ रहा है बच्चों, यानी कि वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो है बच्चों ये बाकी चीजों को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, कंफर्म है बच्चों। ये ना तो गैमेटोजेनेसिस पे कोई फर्क पड़ेगा, इजैकुलेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीमेन निकलेगा पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे, सेक्सुअल डिराइव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। तो बच्चों इस चैप्टर में 4 सब टॉपिक्स आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं पहला सब टॉपिक मुस्कुराहट के साथ क्लियर हुआ है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कोई भी ऐसा मेथड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें उसके बावजूद प्रेग्नेंट होने से रोके, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, स्पर्मिसिडल एजेंट्स होते हैं, हार्मोनल मेथड है, उसमें ओरल पिल्स हैं, इंजेक्शन हैं, इम्प्लांट्स हैं, पर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। तो बेस्ट मेथड तो कौन सा बच्चों, वो आईयूडी है, जिसमें नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 है, और हार्मोन रिलीजिंग में एलएनजी 20 और प्रोजेस्टा सर्ट है, ऐसा कुछ है ना। और लास्ट बच्चों जो है वो टर्मिनल मेथड है, इसके बाद तो फिर कुछ नहीं है ऐसा कुछ, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे। मैं उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपको समझ में आया बच्चों। अगली क्लास में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाकी जो 3 सब टॉपिक्स हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे आपके टेस्ट के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास में मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।